क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों, वैसे तो हम इतिहास को उठा करके देखें तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज का जो दिन है 3 जनवरी, यह इतिहास में बहुत ही बड़ा दिन है और इसका इतिहास हमारे आदिवासी और बहुजन समाज से विशेषकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बहुजन समाज की पुरोधा और महिलाओं के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र के द्वार जो खोलने वाली महिला थी सावित्रीबाई फुले, उनका आज जन्म जयंती भी है। और ठीक उसी प्रकार हमारे आदिवासियों की आवाज़, झारखंड राज्य के निर्माता जयपाल सिंह जी मुंडा, हॉकी के पहले कैप्टन जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया था हॉकी के क्षेत्र में, उनकी भी जन्म जयंती है। तो ये 2 महापुरुष हैं हमारे 3 जनवरी के इतिहास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास की जब हम बात करें तो सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनका जन्म जो हुआ है वो 3 जनवरी 1831, यानी कि उस दौर में हुआ है जन्म जिस समय हमारे देश के ऊपर औपनिवेशिक दौर था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों के गुलाम था देश। और अंग्रेज़ों का तो भौतिक गुलाम था, लेकिन मानसिक गुलाम जो था वो जातिवाद और छुआछूत की भावनाओं से लेस था। तो उस दौर में सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और लगभग हमने कुछ वेबसाइट से वगैरह पढ़ा है, लगभग 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी शादी हो जाती है ज्योतिराव फुले जी से। और इतनी कम उम्र में शादी होने के बाद, वैसे तो उनके बारे में हमने जाना है वो अशिक्षित थी, लेकिन शादी के बाद ज्योतिराव फुले जी ने उन्हें पढ़ाया और शिक्षा का महत्व समझाया। तो वे भी पढ़ लिख करके शिक्षा का महत्व जान चुकी थी और शिक्षा का महत्व जानने के बाद उन्होंने भी ज्योतिराव फुले की जो सामाजिक समानता की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्होंने बीड़ा उठाया कि देश की जितनी भी दलित, शोषित, वंचित महिलाएं हैं, निम्न जाति की जिन महिलाओं को समझा जाता है, उन्हें पढ़ाने का उन्होंने जिम्मा उठाया। और ज्योतिराव फुले जी के साथ मिल करके उन्होंने पहली महिला स्कूल को खोला। तो उस दौर में भी अगर वे लोग शिक्षा को इतना महत्व दे करके समझ रहे थे, तो आज के दौर में हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होने की ज़रूरत है। अगर उन लोगों ने इतनी मशक्क़त करी है हमें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए इतने बीड़े उठाए हैं, उन्होंने इतनी समस्याओं का सामना किया है, तो आज के दौर में हमें उनसे प्रेरित होकर के लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। हमें एक प्रसंग मिला था कि जब वे स्कूल में महिलाओं को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर तथाकथित जो उच्च और सवर्ण जाति के जो लोग थे वो अंडे और गोबर फेंकते थे। ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने कभी खुद के मन को हताश नहीं होने दिया और लगातार संघर्ष करते हुए बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले और उन्हें शिक्षित किया। ठीक उसी प्रकार बात हम करें जयपाल सिंह जी मुंडा की, उनके बाद में हुए हैं सावित्रीबाई फुले के बाद में। इनका जो सावित्रीबाई फुले लगभग 66 वर्ष की उम्र तक उनका जीवन काल रहा है। सन 10 मार्च 1897 में उनकी शायद डेथ हुई है। और ठीक उसी प्रकार जयपाल सिंह जी मुंडा, जिनके बारे में हमने कई वेबसाइट से और कई मैगज़ीन से उनके बारे में पढ़ा है और पाया है कि वे देश के पहले हॉकी के कैप्टन थे, जिन्होंने
1928 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और उसके अलावा भी वे एकमात्र ऐसे पहले आदिवासी थे जिन्होंने उस दौर में, जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस दौर में सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करके सिविल सर्वेंट बने। लेकिन खेल की जो रुचि इतनी गज़ब की थी, जिसके चलते उन्होंने सिविल सर्वेंट की नौकरी भी त्याग दी। और इसी दौरान खेल के बाद जब वे देश का संविधान बन रहा था, उस समय संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनको जिम्मेवारी मिली, तब उन्होंने देखा कि जो आदिवासियों की स्थिति है देश में, उस स्थिति को और बेहतर तरीके से मजबूत किया जाए, ये ठान लिया उन्होंने। और संविधान सभा में 5वीं और 6वीं अनुसूची की पैरवी करी और आदिवासियों को अनेकों अधिकार दिलाए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ मिल करके। हालांकि एक मसले पर दोनों में मतभेद भी था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में आदिवासियों को किस नाम से जाना जाए, इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें मतलब आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रस्तुत किया, परिभाषित किया। लेकिन मरांग गोमके जयपाल सिंह जी मुंडा का मानना था आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी शब्द से ही परिभाषित किया जाए, उन्हें अन्य कोई नाम स्वीकार्य नहीं था। और मरांग गोमके हमेशा कहते थे कि जो लोग आदिवासियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग ये भी नहीं जानते कि आदिवासी समाज में इन तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिखाने वालों से पहले ही आदिवासी समाज अपनी लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था में ही जीते आया है। तो इसी के आधार पर उन्होंने ये भी बोला था कि आदिवासियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था सिखाने की बजाय आपको आदिवासियों से उनकी लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था सीखने की ज़रूरत है। हम आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, इस प्रकार के उनके शब्द थे। उसके अलावा भी हम उन्हें वर्तमान में जो झारखंड राज्य है उसके निर्माता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जो 1 जनवरी का जो खरसावा गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में झारखंड राज्य के निर्माण को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा था। जो सरायकेला खरसावा की जो रियासत थी, उसको उड़ीसा में मिलाने को लेकर के लगातार उड़ीसा की पुलिस दबाव बना रही थी। उसी दौरान खरसावा के लोगों ने मिल करके आंदोलन किया और इस आंदोलन में जयपाल सिंह जी मुंडा का नेतृत्व का करने का था, लेकिन कुछ कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पुलिस और आंदोलनकारियों में मुठभेड़ हुई और इस प्रकार से खरसावा का भी गोलीकांड हुआ। तो इतिहास में ऐसे अनेकों आंदोलन हैं, अनेकों कानून बनाए हैं जयपाल सिंह जी के मुंडा जी के नेतृत्व में, जिनको हम लगातार किताबों, मैगजीन्स और सोशल साइट्स, वेबसाइट्स के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के लाइव आने के पीछे रीज़न यही है कि हम हमारे पुरखों का इतिहास जानें, उन्होंने जो त्याग किया है उन त्याग को जानें और उनसे प्रेरणा ले करके निरंतर जो हमें आज संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और इस देश में हमारी जो पहचान है, संस्कृति है, उन सब के रक्षा के लिए निरंतर हम आगे बढ़ें। इन्हीं सोच के साथ लगातार हम आपसे भी लाइव आकर के चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई होगी जो आपने नहीं जानी होगी, हो सकता कुछ चीज़ें जानी भी होगी। तो जो भी इतिहास से संबंधित हमारे महापुरुषों के बारे में जो चीज़ें होती है, उनके जन्म जयंती हो या उनका परिनिर्वाण हो या ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, तो मैं कोशिश करता हूँ लगातार आपसे मुखातिब हो करके चर्चा करूँ। हो सकता आप में भी कुछ इनके बारे में विशेष कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके बेशक बताइए हमें, हम आपकी जानकारी भी जानेंगे। हम जिज्ञासु हैं, लगातार जानने की कोशिश करते हैं। आप भी जिज्ञासु बनिए, जानिए और लगातार अपने इतिहास के तहकीकात कीजिए, खंगालिए हमारा इतिहास क्या था और इस देश में किसका क्या, कौन सी व्यवस्थाएं रही है और लगातार हम कैसे हमारे समाज को एकजुट करके इसको मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकें और पूरे देश में
जो व्यवस्था है, और सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो प्रकृति को बचाने, पर्यावरण को बचाने का जो मुहिम चलती है, उन मुहिम को कैसे गति दे पाएँ, इसके बारे में भी हम हमारा योगदान सुनिश्चित कर पाएँ। इसी के लिए लगातार आपसे लाइव आकर के चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सारी बातों से आपको कुछ चीज़ें पता चली होगी। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप रहते हैं लगातार पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे आदिवासी समाज से हो या फिर अन्य प्रकार की जितनी भी समस्याएं हो, मुद्दे हो, उनके ऊपर मुखरता से बोलेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आपने ध्यान से सुना इसके लिए। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः जोहार, उल गुलाम जिंदाबाद, जय आदिवासी जय विदेश। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।